हेलो बच्चों, गुड इवनिंग एंड वेलकम टू कैरिबल एप्लीकेशन। एंड भैया केमिस्ट्री क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। आज सुबह वाली क्लास में बहुत प्रॉब्लम हुई थी, लेकिन अभी वाली क्लास एकदम सही चल रही है। क्लास लाइव। हाँ भाई, गुड इवनिंग नमस्ते। कैसे हैं आप सब लोग? मैम क्लास स्टार्ट हो गई है क्या? बिल्कुल हो गई क्लास स्टार्ट। राम राम नवीन, मनोज कुमार, राहुल, पंकज, फैजान हसन, रॉबिन कुमार, पंकज, ऑडियो वीडियो सब कुछ क्लियर है? सुधीर स्मार्ट करे आई एम बिहारी मैम, ओके बहुत बढ़िया बात है। रंजीत कुमार, पंकज, बलजीत कुमार। चलो स्टार्ट करें अपनी आज की क्लास। हम केमिस्ट्री में लास्ट क्लास में पढ़े थे कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। कार्बन और उसके यौगिक कौन कौन से होते हैं। हमने कहा था जो कार्बन होता है वो दो तरीके से अक्रेंस शो करता है, यानी कि दो तरीके से कार्बन की अक्रेंस हो सकती है, एग्जिस्टेंस हो सकती है। कार्बन जो फ्री फॉर्म में होता है, यानी किसी और दूसरे एलिमेंट के साथ कंबाइंड नहीं होता है, जुड़ता नहीं है, तो हम उसे क्या कहते हैं? उसे कार्बन का एलोट्रोप रूप कहते हैं, अपर रूप कहते हैं। याद है ना पिछली क्लास मैंने कहा था जब कार्बन फ्री पड़ा है, अकेला कार्बन है, तो उसको हम कहते हैं कार्बन की मुक्त अवस्था, फ्री फॉर्म कार्बन, उसे हम कहते हैं कार्बन के एलोट्रोप्स, अपर रूप। अपर रूप क्या होते हैं? ऐसे सब्सटेंसेस, ऐसे पदार्थ जिनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज अलग अलग होती हैं, जिनके भौतिक गुण अलग अलग होते हैं, लेकिन जिनके केमिकल प्रॉपर्टीज, रासायनिक गुण ऑलमोस्ट सेम नहीं, ऑलमोस्ट सेम, लगभग बराबर होते हैं, एक जैसे होते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम एलोट्रोप कहते हैं, उसे हम अपर रूप कहते हैं। और पिछली क्लास में मैंने तीन नाम लिखवाए थे कि डायमंड, जिसको हम हीरा कहते हैं, वो कार्बन का अपर रूप होता है। दूसरा आप बताओगे ग्रेफाइट, जो हमारी कच्ची पेंसिल आती है, पेंसिल की नोक, जिसको लेड पेंसिल कहते हैं। लेड पेंसिल में लेड नहीं होता, ग्रेफाइट होता है, वो ग्रेफाइट की बनी हुई होती है। और तीसरा होता है बकमिनिस्टर फुलरीन। ये तीन कार्बन के अपर रूप हैं। थोड़ी थोड़ी इनकी प्रॉपर्टीज जान लेते हैं, जहां से क्वेश्चन आ जाते हैं एग्जाम में। और उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे? उसके बाद हम पढ़ेंगे हाइड्रोकार्बन्स। बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करके हम हाइड्रोकार्बन्स दो तीन क्लास में खत्म करेंगे। ये चैप्टर बड़ा है बेटा, मैं मानती हूं कार्बन एंड इट्स कंपाउंड बड़ा चैप्टर है, लेकिन बच्चों, प्यारे प्यारे बच्चों, इसे क्वेश्चंस बहुत आते हैं एग्जाम में। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। डायमंड क्या होता है? मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था, कोयले की खदान से डायमंड निकलता है। जी हां, कोयले की जो खदानें होती हैं, उस कोयले के अंदर कार्बन होता है, तो ये कार्बन से बना हुआ होता है, ये भी कार्बन से बना, ये भी कार्बन से बना है, लेकिन दिखने में दोनों बिल्कुल अलग अलग होते हैं। पेंसिल की जो नोक होती है वो ग्रेफाइट होती है, और ये वाला डायमंड होता है। जैसे ये डायमंड है, ये डायमंड है, ये डायमंड है ना, ये डायमंड होता है। डायमंड में बहुत सारी चमक होती है। और कोयले की खदान के अंदर जो कोयला होता है, इस कोयले के ऊपर बाहर से इतना ज्यादा एक्सटर्नल प्रेशर, एक्सटर्नल टेंपरेचर, बाहरी ताप दाब इतना पड़ता है कि जब वो कोयले की खदान से बाहर निकलता है तो उसमें चमक होती है, और वो इतना हार्ड होता है, उसी को आप डायमंड कहते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट डायमंड के बारे में लिखना है आपको। इट इज नेचुरल हार्डेस्ट सब्सटेंस। इट इज नेचुरल हार्डेस्ट सब्सटेंस। प्रकृति ने हमें सबसे कठोर पदार्थ कौन सा दिया है? डायमंड दिया है। डायमंड से हार्ड कुछ भी नहीं होता है। इसीलिए बच्चों ये जो डायमंड होता है ना, ये पेपर को काटने के लिए, जैसे ब्लैक डायमंड होता है ना, वो चट्टानों को काटने के लिए, पत्थर को काटने के लिए, हार्ड जो पेपर होता है, गत्ता होता है, उसको काटने के लिए काम में लिया जाता है। तो लिखिए, यह प्राकृतिक सबसे कठोर पदार्थ है बच्चों। इससे कठोर कुछ भी नहीं है, जो हमें मदर नेचर ने दिया है। यह प्राकृतिक सबसे कठोर पदार्थ होता है। तो अगर आपसे पूछे कि नेचुरल सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस कौन सा है, तो आंसर क्या करके आओगे? डायमंड होता है, हीरा होता है। अगली बात, जब डायमंड की बात करते हैं बच्चा, तो डायमंड की स्ट्रक्चर कैसी होती है? सुनिए, डायमंड की स्ट्रक्चर होती है टेट्राहाइड्रल। टेट्रा का मतलब मैंने क्या बताया था? चार। केमिस्ट्री में टेट्रा का मतलब होता है चार, तो डायमंड की स्ट्रक्चर होती है चतुष्फलकीय। डायमंड की स्ट्रक्चर टेट्राहाइड्रल होती है, चतुष्फलकीय होती है। तो एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आते हैं, मैं साथ में क्वेश्चन आप लोगों से एज यूजुअल डिस्कस करती रहती हूं, है ना? क्या एग्जाम में आता है बेटा कि कार्बन के कौन से एलोट्रोप की स्ट्रक्चर टेट्राहाइड्रल होती है? अब इस टेट्राहाइड्रल का मतलब क्या होता है? आप मुझे बताओ, डायमंड किससे बना है? कार्बन। और मैंने पिछली क्लास में कितने अच्छे से पढ़ाया था, कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है? चार। कार्बन की संयोजकता कितनी होती है? चार। और आप जानते हैं कार्बन चार बॉन्ड बनाता है ना? ये बार बार नहीं बताऊंगी मैं, कार्बन की वैलेंसी चार होती है, चार बॉन्ड बनाता है। तो बच्चों, जब डायमंड भी कार्बन से बना है, तो डायमंड के अंदर क्या होता है? एक कार्बन चार कार्बन से जुड़ा होता है। सी का मतलब कार्बन, और प्लस C4 का मतलब है एक कार्बन चार कार्बन से जुड़कर टेट्राहाइड्रल स्ट्रक्चर बनाता है, चतुष्फलकीय स्ट्रक्चर बनाता है। ठीक है, कैसे होती है डायमंड की स्ट्रक्चर? तो सुनिए, एक कार्बन ये रहा डायमंड में, और इस तरीके से तीन कार्बन ऐसे नीचे रहते हैं, और एक कार्बन ऊपर होता है ऐसे। तो ये कैसी स्ट्रक्चर बन गई? ये टेट्राहाइड्रल स्ट्रक्चर बन गई। ट्राइपोड जैसी, ट्राइपोड देखा इसमें कैमरा वैमरा फिट करते हैं, उसके जैसी स्ट्रक्चर होती है, ऐसी ऐसी स्ट्रक्चर होती है। तो हीरे के अंदर एक कार्बन है, देखो सी, वो चार कार्बन से घिरा हुआ है, एक दो तीन चार, और इस तरीके से ये कौन सी स्ट्रक्चर बनाता है? ये बनाता है बेटा टेट्राहाइड्रल स्ट्रक्चर, चतुष्फलकीय स्ट्रक्चर। अब आप मुझे ये बताओ कि डायमंड किससे बना है? कार्बन से। और कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है? चार। तो डायमंड के अंदर चार इलेक्ट्रॉन है। वैलेंसी का मतलब क्या होता है? फ्री इलेक्ट्रॉन्स, बैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो डायमंड के स्ट्रक्चर में चार इलेक्ट्रॉन फ्री थे, और चारों के चारों देखो बच्चों, बॉन्ड बनाने में काम आ गए, एक दो तीन चार। इसका मतलब कोई फ्री इलेक्ट्रॉन बचा ही नहीं है, और जो फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसका मतलब फ्री आयंस नहीं है, इसका मतलब उसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं कर सकती। इसीलिए क्योंकि डायमंड की स्ट्रक्चर में कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है, कोई मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो डायमंड क्या होता है? बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इट इज बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। लिख दीजिए, यह विद्युत का कुचालक होता है। क्यों होता है? तो बिकॉज देयर इज नो बैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो हीरा विद्युत का कुचालक होता है। क्यों होता है कुचालक? क्योंकि बेटा इसमें कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है, मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं है। चार इलेक्ट्रॉन थे, चारों के चारों ने बॉन्ड बना लिए, तो जब फ्री इलेक्ट्रॉन्स रही नहीं है, मुक्त इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, तो इसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं कर सकती, धारा आप बोल सकते हो जो आपकी बिजली है वो पास नहीं कर सकती, तो विद्युत का कुचालक होता है। अब आइए ग्रेफाइट क्या होता है, जरा ग्रेफाइट के बारे में जानते हैं। तो जो ग्रेफाइट है, सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि काम में कहां लिया जाता है। ग्रेफाइट काम में लिया जाता है लेड पेंसिल में। अब ये लेड पेंसिल क्या होती है? वही कच्ची पेंसिल, हम बचपन में कॉपी में लिखते थे, रजिस्टर में, है ना? एंगल कितना होता है सुधीर बेटा, रुकिए सब कुछ बताएंगे अभी। तो कच्ची पेंसिल से लिखते थे, और उसके बाद हम मिटा देते थे, उसी को लेड पेंसिल कहते हैं। एक बार ग्रुप डी के पेपर में क्वेश्चन आया कि लेड पेंसिल में लेड कितना परसेंट होता है? लेड पेंसिल में लेड नहीं होता, वो ग्रेफाइट की बनी होती है, इसका नाम लेड पेंसिल है, लेकिन इसमें लेड जीरो होता है। तो ब्रैकेट में लिख देना, लेड पेंसिल में लेड की मात्रा 0% होती है। क्यों? क्योंकि लेड पेंसिल किसकी बनी हुई होती है? ग्रेफाइट की बनी हुई होती है भैया। और ग्रेफाइट तो किसका एलोट्रोप है? ये तो कार्बन का एलोट्रोप है, तो यहाँ पे लेड की कोई बात ही नहीं हो रही है, तो लेड कहां से आ गया? 0%। बात करते हैं बेटा कि ये जो ग्रेफाइट होता है, ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। जी हां, ये विद्युत का कुचालक होता है। गुड कंडक्टर ऑफ, सॉरी सुचालक होता है, नॉट कुचालक, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। लिख दीजिए, यह विद्युत का सुचालक होता है, यानी कि इसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास कर सकती है। यह विद्युत का सुचालक है, इसीलिए बड़ी बड़ी मशीन्स में, जो हैवी मशीन्स होती हैं, उनमें एज ए लुब्रिकेंट, एज ए स्नेहक ग्रेफाइट यूज में लिया जाता है। तो बच्चों क्यों है ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, वो सुनिए। यस शिवी राजपूत, योर कमेंट इज विजिबल, है ना? आप सुनिए जरा। अच्छा क्वेश्चन कैसे आता है बेटा, देख लो, ये क्वेश्चन से तो है। प्रकृति का सबसे कठोर पदार्थ कौन होता है? हीरे की स्ट्रक्चर कैसी होती है? हीरे की स्ट्रक्चर में कितने बॉन्ड बनते हैं? हीरे की स्ट्रक्चर में क्या फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? जो गुड कंडक्टर है या बैड कंडक्टर है? भाई ये सीधे क्वेश्चन से तो है, और क्या है? सुनिए, मैंने कहा कि जो ग्रेफाइट है वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, विद्युत का सुचालक है। क्यों? क्योंकि
बेटा ग्रेफाइट किससे बना है? कार्बन से। और ये जो ग्रेफाइट है ना, इसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है? ग्रेफाइट में एक कार्बन 3 कार्बन से जुड़ा हुआ होता है, C+C3। C+C3 का मतलब है एक कार्बन 3 कार्बन से जुड़ा। होते कितने? अरे कार्बन यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स, बैलेंस इलेक्ट्रॉन है कितने? 4। काम में कितने आए? 3। इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन फ्री रह गया। इलेक्ट्रॉन फ्री है, इसका मतलब वो इलेक्ट्रिसिटी पास करेगा बच्चा। तो जो ग्रेफाइट होता है उसकी स्ट्रक्चर में एक कार्बन जो होता है वो ऐसे 3 कार्बन से जुड़ता है। ये देखो बच्चा, ये सेंटर कार्बन और ये देखो 1 2 3 ऐसे 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है। जब 3 कार्बन तो बॉन्ड बनाने में काम आ गया यहाँ पे ग्रेफाइट की स्ट्रक्चर में, है ना? एक एक जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या रह गया? फ्री रह गया। एक इलेक्ट्रॉन क्या रह गया बेटा? मुक्त रह गया। इसी की वजह से ग्रेफाइट जो होता है वो इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर होता है, ये विद्युत का सुचालक होता है। अगर आपसे पूछे कि कार्बन का कौन सा अपर रूप विद्युत का सुचालक होता है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, तो वो ग्रेफाइट होता है। क्यों होता है? तो आप बताना। उसमें 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन सब 3 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाने में काम आते हैं, 3 बंध बनाने में काम आते हैं। ग्रेफाइट की स्ट्रक्चर C+C3 होती है। तो एक इलेक्ट्रॉन फ्री रह गया, एक इलेक्ट्रॉन फ्री रह गया तो इलेक्ट्रिसिटी को पास करेगा। इसकी वजह से ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हो गया। कौन? ग्रेफाइट। क्या मेरी बात समझ में आई? आ गई होगी। अब सुनो बच्चों, अगला जो प्रश्न आता है, जैसे एक बच्चे ने पूछा है, ये जो डायमंड है ना, ये इतना हार्ड क्यों बना? सुनिए, आप मेरे से पूछ सकते थे कि मैम डायमंड इतना हार्ड है जबकि ग्रेफाइट इतना हार्ड नहीं है, क्यों? क्योंकि ये जो डायमंड की स्ट्रक्चर है ना, ये ऐसी स्ट्रक्चर, इस स्ट्रक्चर के अंदर ये जो एंगल बनता है ना, ये जो कोण बनता है, ये ब्रह्मांड का सबसे ज्यादा, ये यूनिवर्स का सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट एंगल होता है। और स्ट्रॉन्गेस्ट एंगल, ये वाला एंगल, ये वाला कोण, ये कितना होता है? 109 डिग्री 28 मिनट का। तो एग्जाम में आता है कि डायमंड की स्ट्रक्चर में जो एंगल बनता है वो कितने पे बनता है? तो आपको याद रखना है 109 डिग्री 28 मिनट, ऐसे लिखा जाता है इसको। और ये एंगल जहां जहां बनता है ना, उसकी वजह से हार्ड स्ट्रक्चर क्रिएट होती है। ठीक है? सिग्मा पाई बॉन्ड कैसे कैलकुलेट करते हैं आगे बताएंगे बेटा, कल की क्लास में आ जाएगा सिग्मा पाई बॉन्ड। हो सकता है आज तो नहीं आएगा। 109 डिग्री 28 मिनट का ये एंगल बनता है, कौन बनता है? जो डायमंड को बहुत हार्ड बनाता है। दूसरा, डायमंड को हार्ड बनाने का जो यहाँ पे कारण है वो है मेल्टिंग पॉइंट। डायमंड का मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होता है बेटा। मेल्टिंग पॉइंट को एमपी बोलते हैं या गलनांक बिंदु बोलते हैं। कितना होता है डायमंड का मेल्टिंग पॉइंट? तो आप लिखोगे लगभग 4500 डिग्री सेल्सियस से लेकर यहाँ पे 4700 डिग्री सेल्सियस। हाँ, कुछ बुक्स वाले टाइप कर देते हैं कितना, 4000 से 4500, वो भी ठीक है बच्चा। ठीक है, इतना ज्यादा इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है। 4500 से लेकर 4700 डिग्री सेल्सियस के बीच में इसका क्या होता है? मेल्टिंग पॉइंट होता है। कुछ किताब वाले 4 से 4500 लिख देते हैं, ठीक है, वो भी ठीक है। अब आओ ग्रेफाइट का कैसा स्ट्रक्चर बनता है। ग्रेफाइट में ये जो स्ट्रक्चर, ये जो बनती है, ये 120 डिग्री का एंगल बनता है। और 120 डिग्री का एंगल का मतलब क्या होता है? लीनियर, रेखीय स्ट्रक्चर। तो ये जो ग्रेफाइट के अंदर एंगल बनता है, इसको लिख लीजिएगा अपने नोट्स में, जब आप नोट्स बनाते हो तो वहां पे लिखना, ये जो कोण बनता है ना बच्चा, ये बनता है 120 डिग्री का। इसका मतलब ग्रेफाइट की स्ट्रक्चर कैसी होनी चाहिए? लीनियर होनी चाहिए, रेखीय होनी चाहिए। तो एंगल वाले पॉइंट आपको याद करने पड़ेंगे। जब आप ग्रेफाइट का मेल्टिंग पॉइंट की बात करते हो, एमपी का मतलब मेल्टिंग पॉइंट, गलनांक बिंदु, तो लगभग 3400 से लेकर 3500 डिग्री या 3550 डिग्री सेल्सियस के बीच में होता है। तो इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो लिख देना 3450 से लेकर 3550, इतना हो सकता है। अब बच्चा कुछ किताबों में आपको मिल सकता है 3 से 3500, कुछ किताबों में मिल सकता है 3300 से 3500 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ये वेरी करता है। ऑलमोस्ट आप याद कर लो 3500 डिग्री सेल्सियस, इतना इसका क्या होता है बच्चा? इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है, इसका गलनांक बिंदु होता है। गलनांक बिंदु होता है। अब मैं आपको दोनों की स्ट्रक्चर दिखाती हूँ, एक्चुअली होती क्या है इसकी, इंटरनल स्ट्रक्चर होती कैसी है, फिर आगे की बात करेंगे। ये देखो, पहले मैं आपको डायमंड दिखाती हूँ, जो मैंने पढ़ाया वही आपको सेम एनसीईआरटी में डायग्राम लिखा हुआ है। आप देखो एनसीईआरटी में इस डायग्राम का मतलब क्या है? ये डायमंड की स्ट्रक्चर है और इस डायमंड की स्ट्रक्चर में देखो ये कार्बन कितने कार्बन से घिरा हुआ है? 4। ये देखो 4 हो गए। हाँ जी मैम, कितने बॉन्ड बन रहे हैं? 4। कौन से बॉन्ड? कोवेलेंट बॉन्ड। अरे भाई मैं बहुत बार बता चुकी हूं, कार्बन कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है, कार्बन सहसंयोजक बंध बनाता है। तो सिंपल सी बात है, इसमें भी कोवेलेंट बॉन्ड होगा, उसमें भी कोवेलेंट बॉन्ड होगा। तो डायमंड की स्ट्रक्चर में ये कौन से बॉन्ड क्रिएट होते हैं? ये कोवेलेंट बॉन्ड बनते हैं। और कोवेलेंट बॉन्ड को हम क्या बोलते हैं? सहसंयोजक बंध बनते हैं। सहसंयोजक बंध बनते हैं। तो कार्बन का एलोट्रोप जो डायमंड है उसमें 4 कोवेलेंट बॉन्ड बनते हैं, 4 की वैलेंसी होती है कार्बन की। तो चारों वैलेंसी यहां सेटिस्फाइड हो रही है, कोई भी इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं है, तो ये बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। अब आप इस कार्बन को देख लो, ये कार्बन भी 4 कार्बन से घिरा हुआ है, फिर ये वाला भी, ये वाला भी, ये वाला भी, ऐसे करते करते एक 3D स्ट्रक्चर बन जाता है डायमंड का। तो ये डायमंड का स्ट्रक्चर होता है। अब मैं आपको ग्रेफाइट की स्ट्रक्चर दिखाती हूं। याद रखना, ग्रेफाइट की जो स्ट्रक्चर होती है वो हमेशा और हमेशा, ये किसका स्ट्रक्चर है? ये ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर है। जैसे मैंने कहा डायमंड की स्ट्रक्चर कैसी होती है? टेट्राहाइड्रल। वैसे आपसे एग्जाम में आ जाए कि जो ग्रेफाइट है उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, तो आप क्या करके आओगे? ग्रेफाइट हमेशा लेयर्स में होती है बेटा। लेयर्स का मतलब होता है ये परतों से संरचना बनाती है, एक परत के ऊपर दूसरी परत, तीसरी परत। देखो ये ग्रेफाइट की एक लेयर है, फिर दूसरी लेयर है, ये तीसरी लेयर है, ये ऐसे लेयर लेयर दिख रही है आपको? तो एक लेयर के ऊपर दूसरी लेयर, तीसरी लेयर, ऐसे लेयर के ऊपर लेयर, लेयर के ऊपर लेयर बनती है। क्या आप बताओगे? ग्रेफाइट। अब इस ग्रेफाइट की स्ट्रक्चर में जो आपको समझने वाली चीज है वो देखो बच्चों, ये वाला बॉन्ड तो कोवेलेंट बॉन्ड होगा। अरे होगा कि नहीं होगा? क्योंकि किसका एलोट्रोप है? कार्बन का एलोट्रोप है। तो ये वाला तो सहसंयोजक बंध है। लेकिन देखो ये जो डॉट डॉट है ना, ये कार्बन एटम है। ये कार्बन, एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, फिर देखो एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, ऐसे, फिर इसके 3 कार्बन, ऐसे और ऐसे करके ये कैसा स्ट्रक्चर बना देता है? लेयर्स वाला स्ट्रक्चर यहाँ पे क्रिएट हो जाता है। अब बच्चों जब आप इस ग्रेफाइट के कार्बन कार्बन के बीच का बॉन्ड देखोगे तो कार्बन हमेशा कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है, सहसंयोजक बंध बनाता है ना? तो अब जो लेयर्स के बीच में ये वाला कोवेलेंट बॉन्ड है, अगर आपसे पूछे ग्रेफाइट की संरचना में कार्बन कार्बन के बीच में कौन सा बॉन्ड बनता है, तब तो आपका आंसर क्या होगा? वहां पे कोवेलेंट बॉन्ड बनता है, सहसंयोजक बंध बनता है। लेकिन आपसे पूछे ग्रेफाइट की 2 लेयर के बीच में, देखो एक लेयर हो गया ग्रेफाइट का, दूसरा लेयर हो गया, तीसरा लेयर हो गया, तो इन लेयर्स के बीच में ये जो डॉट डॉट बॉन्ड दिखाई है ना, ये कौन से बॉन्ड होते हैं? ये वान डेर वाल फोर्सेस होते हैं बेटा। लिखा हुआ है यहाँ पे, ये कौन से फोर्सेस होते हैं? ये वान डेर वाल बल होते हैं। और आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा वान डेर वाल फोर्सेस क्या होते हैं? कमजोर होते हैं, वीकेस्ट फोर्सेस होते हैं। इसीलिए सुनिए, जब हम ग्रेफाइट को ऐसे करते हैं, पकड़ते हैं, तो हमें वो स्लिपरी महसूस होता है, चिकनापन महसूस देता है। कभी पेंसिल की नोक को ऐसे पीस के ऐसे करा होगा ना आपने, वो आपको स्लिपरी क्यों महसूस होता है? क्योंकि ग्रेफाइट की स्ट्रक्चर में 2 लेयर के बीच में जो बॉन्ड होते हैं वो वान डेर वाल फोर्सेस होते हैं, और वान डेर वाल फोर्सेस वीकेस्ट फोर्सेस होते हैं। तो जब आप ऐसे करते हो तो ये वान डेर वाल फोर्सेस टूट जाते हैं और ग्रेफाइट की जो लेयर है वो एक दूसरे के ऊपर ऐसे होने लग जाती है, जिसकी वजह से आपको ग्रेफाइट छूने पे स्लिपरी यानी चिकनापन का एहसास देता है। तो ये दोनों पॉइंट आपको ग्रेफाइट की स्ट्रक्चर से याद रखनी है बेटा, याद रखनी है। याद रख लोगे? क्या याद रखोगे कि ग्रेफाइट की स्ट्रक्चर में कार्बन कार्बन एटम है, जो कार्बन कार्बन परमाणु है, उसके बीच में तो कौन सा बॉन्ड बनता है? वो कोवेलेंट बॉन्ड, सहसंयोजक बंध बनता है। लेकिन ग्रेफाइट की स्ट्रक्चर लेयर्स में होती है, परतों में होती है। लेयर्स के बीच में ये जो डॉट 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 आपको बॉन्ड दिखाई है, वान डेर वाल फोर्सेस हैं। तो अगर आपसे पूछे ग्रेफाइट छूने पर चिकना क्यों लगता है, स्लिपरी क्यों लगता है, तो क्या कहोगे? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ वान डेर वाल फोर्सेस बिटवीन 2 लेयर्स ऑफ ग्रेफाइट। ग्रेफाइट की 2 परतों के बीच में क्या होता है? वान डेर वाल फोर्स होता है, वो ऐसे करने से टूट जाता है, जिसकी वजह से ग्रेफाइट की लेयर एक दूसरे के ऊपर इस तरीके से क्रॉस लिंकेज करने लग जाती है, जिसकी वजह से आपको चिकना महसूस होता है। तो ये ग्रेफाइट की ऐसी स्ट्रक्चर होती है। तो वान डेर वाल फोर्सेस कहां होते हैं इसके अंदर? और आप याद रखिएगा बेटा, कार्बन कार्बन एटम के
कोवेलेंट बॉन्ड होता है। अब आइए वापस डायमंड पे चलते हैं। ये तो इनकी स्ट्रक्चर से बात होगी, किसकी कैसी स्ट्रक्चर होती है, कौन सा गुड कंडक्टर है, कौन सा बैड कंडक्टर है, किसमें कितने कार्बन एटम कैसे जुड़ते हैं, इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है। अब आप देखते हैं डायमंड जो होता है वो बहुत ज्यादा, डायमंड के अंदर क्या होती है, शाइनिंग होती है बेटा, चमक होती है। कोई बच्चा मुझे बता सकता है डायमंड इतना चमकीला क्यों होता है? डायमंड के अंदर चमक होती है, इसीलिए इसी शाइनिंग की वजह से ये ज्वेलरी बनाने में काम आता है। अंगूठी के ऊपर जैसे मैंने कहा ना, ये डायमंड है, ये वाला डायमंड है, छोटे छोटे डायमंड लगे हुए हैं, ये वाले, ये मेरी एंगेजमेंट रिंग है डायमंड वाली, देखो इसमें कितने सारे डायमंड लगे हुए हैं, है ना। इसीलिए इसमें इतनी चमक है जिसकी वजह से ये ज्वेलरी बनाने में काम आता है। और क्यों होती है ये शाइनिंग? ये होती है TIR की वजह से। अब आप में से कितने बच्चे हैं जिन्होंने फिजिक्स में पढ़ा है TIR क्या होता है? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से डायमंड के अंदर क्या होता है, चमक होती है। हिंदी में बोलते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन। इसको स्टार कर लीजिएगा, बहुत बार क्वेश्चन आता है कि डायमंड के अंदर इतनी चमक क्यों होती है, तो आप क्या करके आओगे, TIR की वजह से, पूर्ण आंतरिक परावर्तन की वजह से, जिसको हम बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। या फिजिक्स का पार्ट है, सर से पढ़ोगे, मैं नहीं बताऊंगी, बस आपको इतना पता होना चाहिए कि डायमंड में इतनी चमक क्यों है, क्योंकि TIR की वजह से, है ना। अगली बात, डायमंड का यूज क्या है? अगर आपसे कोई पूछे हीरे का क्या यूज है, डायमंड कहां कहां काम आता है, तो जो डायमंड होता है ज्वेलरी बनाने में सबसे ज्यादा काम आता है। इसके साथ डायमंड अलग अलग प्रकार का होता है, रेड डायमंड आता है, व्हाइट डायमंड आता है, एक ब्लैक डायमंड आता है। ब्लैक डायमंड सबसे हार्ड माना जाता है बच्चा। हाँ, जो काला हीरा होता है ना, वो सबसे कठोर माना जाता है। ब्लैक डायमंड हार्डेस्ट डायमंड की कैटेगरी में आता है। और इसी ब्लैक डायमंड को काम में लिया जाता है जो चट्टान होती है उनको काटने के लिए, रॉक्स जो चट्टान होती है उनको काटने के लिए, स्टोन्स कोई बड़ा सा पत्थर है ना, मार्बल इंडस्ट्री में स्टोन बनाते हैं, पत्थर बनाते हैं, उसको काटने के लिए, टाइल्स वगैरह होती है उनको काटने के लिए, जो हार्ड पेपर होता है उसको काटने के लिए, कांच को काटने के लिए, ग्लास कटिंग आता है, टेफलॉन के ग्लासेस बनते हैं आजकल, कांच को काटने के लिए, चट्टानों को काटने के लिए, है ना, पत्थरों को काटने के लिए, टाइल्स को काटने के लिए, और जो हार्ड पाइप्स आते हैं या हार्ड पेपर्स होते हैं उनको काटने के लिए क्या काम किया जाता है, आप बताओगे। एक बच्चा कह रहा है रिंग में ओरिजिनल डायमंड है क्या? भैया ओरिजिनल डायमंड है ना, ऐसे मतलब ऐसे फेक वाला डायमंड काय को पहनेंगे तो बताएंगे काय को आपको, है ना। तो डायमंड, ब्लैक डायमंड इन सारी इंडस्ट्रीज में काम आता है, पेपर इंडस्ट्रीज में, रॉक इंडस्ट्रीज में, टाइल्स इंडस्ट्रीज में, इन सब में काम में लिया जाता है। ग्रेफाइट का यूज क्या है? अगर आपसे पूछे ग्रेफाइट कहां काम में लिया जाता है, लेड पेंसिल। लेड पेंसिल किसकी बनी हुई होती है? ग्रेफाइट की बनी हुई होती है। और दूसरा, ग्रेफाइट काम में लिया जाता है एज ए ल्यूब्रिकेंट। ल्यूब्रिकेंट का मतलब होता है स्नेहक। बड़ी बड़ी मशीनों के अंदर ल्यूब्रिकेंट के रूप में ग्रेफाइट को काम में लिया जाता है। तो एग्जामिनर कैसे क्वेश्चन पूछेगा, कार्बन का कौन सा अपर रूप है जो आपका एज ए ल्यूब्रिकेंट काम आता है, स्नेहक के रूप में, बड़ी बड़ी मशीनों के अंदर। अगर किसी ने मशीन इंडस्ट्रीज में काम किया है या किसी का खानदानी बिजनेस है तो उनको पता होगा ये एज ए ल्यूब्रिकेंट वहां पे काम में लिया जाता है, हैवी मशीन्स में, है ना। तो ये हो गया डायमंड और ग्रेफाइट की स्ट्रक्चर, उनके यूजेस, जहां से बनने वाले क्वेश्चंस थे वो आपको याद रखना है। अब बच्चों तीसरा सुनो, तीसरा जो डायमंड, जो आपका कार्बन का अपर रूप होता है उसको बोलते हैं फुलरीन। ये दो से बनने वाले इतने क्वेश्चंस याद करने हैं आपको। फुलरीन हिंदी में भी सेम नाम है। इस फुलरीन की खोज की थी बकमिनिस्टर साइंटिस्ट ने, इसलिए इसका दूसरा नाम क्या पड़ता है, इसी को दूसरे नाम में हम बोलते हैं बकमिनिस्टर फुलरीन। इसी का दूसरा नाम क्या होता है, इन वैज्ञानिक ने अपने नाम के ऊपर रख दिया भैया बकमिनिस्टर फुलरीन। तो एग्जामिनर पूछे कि बकमिनिस्टर ने किसकी खोज की थी, कार्बन के तीसरे एलोट्रोप। पहला डायमंड होता है, नंबरिंग होती है इनकी, दूसरा ग्रेफाइट होता है, तीसरा फुलरीन होता है ना। तीसरा क्या होता है, फुलरीन होता है। तो इसकी खोज की थी इन, ये साइंटिस्ट का नाम है बकमिनिस्टर, इन्होंने अपने नाम पे रख दिया फुलरीन। अब ये फुलरीन में क्या होता है, फुलरीन थर्ड एलोट्रोप है, एक बात तो ये याद रखना, ये तीसरा एलोट्रोप है, 3 नंबर वाला जो कार्बन का अपर रूप माना जाता है वो फुलरीन या बकमिनिस्टर फुलरीन माना जाता है। बकमिनिस्टर फुलरीन की स्ट्रक्चर में क्या होता है, इसमें 60 कार्बन, C60, इसको बोलते हैं C60, C और नीचे 60 लिखा जाता है। इसकी स्ट्रक्चर में कितने कार्बन एटम होते हैं, 60 कार्बन एटम होते हैं। और कैसे अरेंज्ड होते हैं, फुटबॉल देखिए, फुटबॉल, फुटबॉल जैसी स्ट्रक्चर बनाते हैं 60 कार्बन आपस में कोवेलेंट बॉन्ड से जुड़कर। 60 कार्बन फुटबॉल शेप में जुड़कर कार्बन का तीसरा अपर रूप बनाते हैं जिसे हम फुलरीन कहते हैं। और मैं आपको दिखा देती हूं कि कैसा होता है ये फुलरीन। ये रहा फुलरीन, आप देख सकते हो बेटा, जब आप इनको काउंट करोगे ना, ये डॉट डॉट, ये क्या है, ये कार्बन एटम है। आपके पास इतना टाइम है तो आप काउंट कर लेना, ये 60 मिलेंगे बच्चा, ये C60 बोलते हैं इसको। फुलरीन का दूसरा नाम होता है C60, 7 कार्बन कोवेलेंट बॉन्ड से। ये बॉन्ड कौन सा होगा, कार्बन कार्बन के बीच में कौन सा बॉन्ड बनेगा, यहाँ पे कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा। तो ये कोवेलेंट बॉन्ड है, सहसंयोजक बंध है। तो ये इस तरीके से एक फुटबॉल शेप में जब अरेंज होते हैं तो इसको हम फुलरीन कहते हैं। अब इस फुलरीन में आप ध्यान से देखो, इसके स्ट्रक्चर में 2 तरीके की रिंग बन रही है। देखो इस C60 की स्ट्रक्चर में 2 तरीके की रिंग बन रही है। रिंग को हिंदी में कहते हैं वलय बन रही है, ठीक है। अब देखिए जरा ध्यान से, एक बन रही है पेंटागन रिंग, है ना। देखो मैं दिखा रही हूं आपको, पेंटागन मतलब क्या होता है, 5 कार्बन। हेक्सागन मतलब क्या होता है, 6। मैं बहुत बार आपको बता चुकी हूं, पेंटा का मतलब 5 होता है, हेक्सा का मतलब 6 होता है, हप्ता का मतलब 7 होता है, ऑक्टा का मतलब 8 होता है, नॉन का मतलब 9 होता है, डेका का मतलब 10 होता है। देखो ये वाला पेंटागन है, ये पंचकोणीय स्ट्रक्चर है, 5 है इसके अंदर कार्बन। देखिए पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, चौथा कार्बन, पांचवा कार्बन। यानी कि मैम जो फुलरीन होता है उसकी स्ट्रक्चर में पहली रिंग बनती है, वो कैसी बनती है, वो पेंटागन स्ट्रक्चर में बनती है, 5 कोणीय स्ट्रक्चर में बनती है। इसमें कितने कार्बन होंगे, 5 कार्बन होंगे। पेंटा का मतलब क्या होता है, 5, ये 5 कार्बन वाली स्ट्रक्चर बन रही है। और दूसरी देखो हेक्सागन स्ट्रक्चर बन रही है। हेक्सा का मतलब होता है 6 कार्बन। अब 6 कार्बन वाली देखो बेटा, ये वाला स्ट्रक्चर देखना, ऐसे कलर चेंज करती हूं, व्हाइट है ना, दिखेगा नहीं, ग्रीन कलर, ये देखो ऐसे ऐसे बन रहा है स्ट्रक्चर। ये वाला देखना, इसमें कार्बन काउंट करो, 1 2 3 4 5 6। तो इस स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, हेक्सागन स्ट्रक्चर बोलते हैं। तो एग्जामिनर पूछता है कि जो फुलरीन होता है उसके अंदर पेंटागन स्ट्रक्चर कितनी होती है और हेक्सागन स्ट्रक्चर कितनी होती है। बच्चों जो ये जो पेंटागन रिंग बनती है ना, ये जो 5 कार्बन वाली वलय बनती है ना, इसकी संख्या होती है 12। और ये जो 6 कार्बन वाली हेक्सागन रिंग बनती है ना, इनकी संख्या होती है 20। बस ये आपको याद रखना, ठीक है। ये बेटा वो कोबाल्ट 60 अलग होता है, ये C60 है। सुनो तुम कंफ्यूज हो रहे हो, क्या नाम है नवीन, बेटा देखो इसको लिखते हैं ऐसे और उस कोबाल्ट 60 को लिखते हैं ऐसे, ठीक है, दोनों में डिफरेंस है, वो CO60 होता है। आगे बात समझ में। तो जो फुलरीन होता है तीसरा अपर रूप, जिसको C60 बोलते हैं या बकमिनिस्टर फुलरीन कहते हैं, उसमें कार्बन 5 कार्बन वाले पेंटागन रिंग बनाते हैं, 6 कार्बन वाले हेक्सागन स्ट्रक्चर बनाते हैं। पेंटागन रिंग्स की संख्या 12 होती है और हेक्सागन रिंग्स की संख्या 20 होती है। और ऐसे आप करोगे तो एक में कितने होते हैं, 5। तो आप देख सकते हो बेटा, तो इस तरीके से क्या बनता है, एक कार्बन का तीसरा एलोट्रोप बनता है जिसको बकमिनिस्टर फुलरीन कहते हैं। आप मेरे से पूछो मैम इसका यूज क्या होता है, बेटा ये सबसे ज्यादा काम में लिया जाता है नैनो टेक्नोलॉजी में। कहां काम आता है, नैनो टेक्नोलॉजी, रोबोटिक्स इंडस्ट्रीज में नैनो टेक्नोलॉजी में काम में आता है बेटा, या रोबोटिक्स इंडस्ट्री में नैनो टेक्नोलॉजी या नैनो बायोटेक्नोलॉजी।
नैनो टेक्नोलॉजी या नैनो बायोटेक्नोलॉजी, या बेटा ये रोबोटिक इंडस्ट्रीज में काम आता है। पता है क्या बनाने में काम आता है? ये चिप वगैरह बनाने में आता है। चिप समझते हो? माइक्रो चिप, चिप बनती है ना, रोबोटिक्स इंडस्ट्रीज में काम आती है। नैनो टेक्नोलॉजी में चिप बनाते हैं, माइक्रो चिप बनाते हैं, या नैनो बायोटेक्नोलॉजी में ड्रग डिलीवरी में काम आता है। अब ये ड्रग डिलीवरी क्या होता है वो सुनिए। ये ड्रग डिलीवरी क्या होता है? अब ड्रग का मतलब आप समझ रहे हैं, वो वाला ड्रग नहीं है, ठीक है बच्चों। बहुत सारी ऐसी बीमारियां होती हैं जो हैवी मेडिसिन से ठीक की जाती है, जैसे कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी जिसमें कीमोथेरेपी किया जाता है। कीमोथेरेपी में क्या दिया जाता है? केमिकल्स, हैवी डोजेस, हैवी ड्रग्स दी जाती हैं। इसलिए बोलते हैं कीमो झेल नहीं पाया, इंसान मर गया, क्योंकि इतनी हैवी ड्रग्स होती है। उनके साइड इफेक्ट्स, उनके बहुत सारे ऐसे सिम्टम्स होते हैं कि जो हर कोई कमजोर इंसान, इम्यूनिटी लेवल वाला या विल पावर कम वाला इंसान नहीं झेल पाता है कीमो में। इसलिए आपने सुना होगा कि फलाना इंसान की 2 कीमो तो होगी थी कैंसर में, लेकिन तीसरी कीमो में वो झेल नहीं पाया तो उसकी डेथ हो गई, है ना? ऐसा ही तो बच्चों ड्रग डिलीवरी होता क्या है? मान लो डॉक्टर को कोई ऐसी ड्रग पहुंचानी है आपके लीवर के पास, लीवर कैंसर है, ऐसा कैंसर जो सिर्फ लीवर में है, आसपास नहीं है, किसी और ऑर्गन में नहीं है। तो उस लीवर सेल्स को खत्म करने के लिए डॉक्टर्स को कोई हैवी ड्रग्स पहुंचानी है, बहुत हैवी दवाई आपके लीवर तक पहुंचानी है। अब वो मुंह से नहीं दे पाते हैं, है ना? मुंह से देंगे तो मुंह में छाले पड़ जाएंगे, छालों से खून आ जाएगा, मुंह में इंफेक्शन हो जाएगा, बिकॉज़ इन ड्रग्स के साइड इफेक्ट्स होते हैं। वो सिर्फ कैंसर सेल्स को खत्म करने के लिए क्या करते हैं? वो ड्रग डिलीवरी वहीं करवानी है, सिर्फ कैंसर सेल्स के ऊपर वो ड्रग पहुंचानी है। तो डॉक्टर्स माइक्रोचिप, नैनो बायोटेक्नोलॉजी एक ब्रांच होता है बेटा बायोटेक्नोलॉजी का, उसके अंदर ऐसे चिप तैयार की जाती है ना, बायोटेक्नोलॉजी के थ्रू। उस चिप के ऊपर वो ड्रग लगाते हैं और उस ड्रग को सिर्फ वही टारगेट पार्ट पे पहुंचाते हैं जहां पे कैंसर सेल्स होती है, वहां पे लगा दिया। बाहर से रेडिएशंस यूज करते हैं और इन रेडिएशन से वो जो ड्रग है वो जाकर अपना इफेक्ट करती है, वो डिस्ट्रॉय होती है, तो आसपास की जो कैंसर सेल्स होती है उनको खत्म कर देती है। ये खैर पूरा पार्ट होता है, आपको इतना नहीं जानना है, ठीक है? आपको बस इतना जानना है कि इसे ड्रग डिलीवरी में काम में लिया जाता है, चिप वगैरह बनाया जाता है, माइक्रोचिप तैयार की जाती है नैनो बायोटेक्नोलॉजी के अंदर। मैंने तो बायोटेक किया ना, तो मुझे बहुत अच्छे से चीजें पता है। तो आप लोगों को इतनी नहीं जाननी, आपके सिलेबस में नहीं है। बस आपको जो जानने वाले क्वेश्चंस हैं वो इतने हैं, इतने क्वेश्चंस आपको याद करने हैं। तो ये कार्बन के 3 अपर रूप हो गए। कौन-कौन से अपर रूप? डायमंड, ग्रेफाइट, फुलरिन। इसका सबसे ज्यादा यूज होता है वो नैनो टेक्नोलॉजी, नैनो बायोटेक्नोलॉजी, रोबोटिक्स इंडस्ट्रीज में, जो स्पेस वाली जो इंडस्ट्री है उसके अंदर ज्यादा काम में लिया जाता है। अब नोट डाल के 2 पॉइंट लिख लो बेटा, नोट डाल के 2 पॉइंट लिख दो, फिर हमारा आज एलोट्रोप खत्म हो जाएगा, फिर हम हाइड्रोकार्बन शुरू करते हैं। मैं मंदिर जा रहा हूं, आप बिल्कुल जा सकते हैं मंदिर, ठीक है? मैं मेरे भाई को ग्रुप डी का बैच लेना है, कैसे लूं? अब तो मुझे लगता है बैच में एडमिशन क्लोज हो गया, तो कोई नया बैच दिलवाना बेटा, है ना? चल आइए। क्या बेटा? पहला आर्टिफिशियल ग्रेफाइट बनाया जाता है लैब के अंदर। आर्टिफिशियल शब्द का मतलब क्या होता है बेटा? जो इंसानों के द्वारा बनाया जाता है। और आर्टिफिशियल ग्रेफाइट जिसको हिंदी में हम क्या कहते हैं? कृत्रिम ग्रेफाइट। ये कहां बनाया जाएगा? इंसान ने बनाया। कहां बनाया? घर में रसोई में तो बना नहीं पाएगा, लैब में बनाएगा। तो ऐसी चीजें जो लैब में बनती है इंसानों के द्वारा, आजकल तो खैर रोबोट्स आ गए, है ना? इतनी ज्यादा बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजी आगे, साइंस एंड टेक आगे बढ़ गई है, इसलिए, है ना? आर्टिफिशियल ग्रेफाइट कैसे बनाया जाता है? आपको याद रखना है कोक। अब कोक का मतलब पीने वाली कोक नहीं है, कोल्ड ड्रिंक नहीं, वो तो जहर होता है, उसको कभी मत पिया करो। मतलब कोल्ड ड्रिंक सबसे खतरनाक चीज है, सबसे बेकार चीज अगर कोई प्रोडक्ट आता है तो वो कोल्ड ड्रिंक होती है। कोक को बोलते हैं बुझा हुआ कोयला बेटा, इसको हिंदी में बोलते हैं बुझा हुआ कोयला। आपको आगे पढ़ाएंगे बुझा हुआ कोयला कैसे बनता है, ठीक है? तो कोक को आप किसके साथ मिक्स करते हो? इस बुझे हुए कोयले को आप SiO2 के साथ मिक्स करते हो। SiO2 का दूसरा नाम होता है सिलिका, इसे हम सिलिका कहते हैं, सिलिकॉन डाइऑक्साइड जिसको हम सिलिका कहते हैं। तो बेटा जब बुझे हुए कोयले को सिलिका के साथ मिक्स करके आप एक मिक्सचर बनाते हो, एक मिक्सचर यानी एक मिश्रण बन गया, दोनों को मिक्स करोगे तो मिक्सचर तैयार हो गया। और इस मिक्सचर को हीट, इसे गर्म किया जाता है बहुत ज्यादा टेंपरेचर, और बहुत ज्यादा टेंपरेचर होता है अप्रोक्स 3500 डिग्री सेल्सियस। तो यहां से कहा जाता है कि यहां से ग्रेफाइट बनता है, लेकिन ये ग्रेफाइट कैसा बनेगा? ये ग्रेफाइट आर्टिफिशियल तरीके से आपने बनाया है, लैब में बनाया है जुगाड़ करके, तो इसे कृत्रिम ग्रेफाइट कहा जाता है। ये ग्रेफाइट लुब्रिकेंट व्यूब्रिकेंट के रूप में काम में लिया जाता है। तो आपको बस इतना याद रखना है, लैब में आर्टिफिशियल ग्रेफाइट भी बनाया जाता है। अब बच्चों 3 एलोट्रोप तो खोजे गए थे बहुत अच्छे से। अब आप जानते हैं कि मार्केट में कार्बन का चौथा एलोट्रोप आ गया है। तो कार्बन का जो 4th नंबर का एलोट्रोप है उसका नाम क्या रखा गया है? कार्बन के चौथे अपर रूप का नाम होता है ग्राफीन। बस इसका नाम याद रखना है बच्चों। ग्राफीन कौन सा अपर रूप मानने लगे हैं हम कार्बन का? ये ग्राफीन है, ग्रेफाइट नहीं है, ग्राफीन। ग्राफीन चौथा अपर रूप मानते हैं हम कार्बन का। पहला नंबर पे डायमंड, ऐसे नंबर याद करनी है, 2 नंबर पे ग्रेफाइट, 3 नंबर पे आपका फुलरीन या बकमिस्टर फुलरीन, और चौथा जो होता है वो कौन सा? ग्राफीन माना गया है। तो ये दोनों पॉइंट आपको नोट डाल के लिखना है। मैं पेप्सी कंपनी में काम करता हूं, MIS जॉब करता हूं। नवीन, अरे यार तुम कितना खतरनाक प्रोडक्ट बनाने वाली कंपनी में काम कर रहे हो ना, तुम्हें तो गुस्सा आ गया होगा मैम की बात सुन के। मनीष शर्मा कह रहे हैं मैम आप 1 बजे वाली क्लास में गुस्सा क्यों हो गए? तो वो उसी वीडियो को देखकर समझ में आ जाएगा, ठीक है? यहाँ फालतू की बात मत करो। ये हो गए हमारे कार्बन के क्या, जब कार्बन फ्री फॉर्म में होता है, अकेला पड़ा हुआ होता है, कार्बन कार्बन के साथ जुड़ता है तो वो एलोट्रोप बनाता है, वो अपर रूप बनाता है। कौन कौन से अपर रूप आपको याद करना पड़ेगा। अब हम लिखेंगे बेटा क्या कार्बन कौन कौन से हाइड्रोकार्बन्स बनाता है। मैंने आपको कार्बन की एक प्रॉपर्टी समझाई थी कि कार्बन के अंदर सबसे ज्यादा कैटिनेशन पावर पाई जाती है, सबसे ज्यादा श्रृंखलन गुण पाया जाता है, सेल्फ लिंकेज प्रॉपर्टी होती है कार्बन के। कार्बन मैंने कहा था कार्बन जो है वो कार्बन के साथ जुड़ेगा तब तो भाई अपर रूप बना देगा, ये अपर रूप है सारे, इन सब में कार्बन था। अब कार्बन अगर हाइड्रोजन के साथ जुड़ रहा है तो वो हाइड्रोकार्बन्स बनाता है, और इन हाइड्रोकार्बन से एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं जो हम धीरे धीरे करके सारा हम पढ़ लेंगे, ठीक है? चलिए तो लिखेंगे हाइड्रोकार्बन्स, हेडिंग डालेंगे हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं? ये हाइड्रोकार्बन्स हिंदी में सेम नाम है बच्चों, हाइड्रोकार्बन्स। ऐसे कंपाउंड्स, ऐसे यौगिक जो हाइड्रोजन और कार्बन से बने हों। परिभाषा लिखने की जरूरत नहीं है भैया, सीधी बात है, ऐसे कंपाउंड्स जो हाइड्रोजन और कार्बन से बने हुए होते हैं उन्हें हम हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं। इन्हीं हाइड्रोकार्बन्स का दूसरा नाम होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। इन्हीं हाइड्रोकार्बन्स को हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी कहते हैं। जैसे आप याद करो, मैंने आपको बायोलॉजी में पढ़ाया होगा कार्बोहाइड्रेट्स ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, बिकॉज़ इसमें कार्बन हाइड्रोजन होता है। मैंने पढ़ाया होगा प्रोटीन्स भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं क्योंकि स्ट्रक्चर में कार्बन हाइड्रोजन आता है ना? तो ये क्या होते हैं? ये आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, ये आपके जैविक यौगिक होते हैं। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हम किसको बोलते हैं? या कार्बनिक ऑर्गेनिक या कार्बनिक यौगिक हम किसको बोलते हैं बेटा? लिख सकते हो आप, कार्बनिक यौगिक जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन हो उन्हें हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहते हैं या हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे मैं आपको एग्जांपल देती हूं, जैसे CH4 मीथेन, इसमें क्या है? कार्बन हाइड्रोजन है। जैसे मैं आपको दूसरा एग्जांपल देती हूं C2H5OH, ये अल्कोहल होती है, इसमें देखो कार्बन है, हाइड्रोजन है। जैसे मैं आपको अगला एग्जांपल देती हूं एसिटिक एसिड CH3COH या इथेनॉइक एसिड, कार्बन हाइड्रोजन है। तो इनको हम क्या बोल सकते हैं? इनको हम हाइड्रोकार्बन्स कह सकते हैं या हम इनको ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कह सकते हैं। ये सारे किसके एग्जांपल हैं? ये सारे एग्जांपल हाइड्रोकार्बन्स या ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के हैं, कार्बनिक यौगिक के हैं।
अब मैं आपको बताती हूँ इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं। इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स वो होते हैं बच्चा जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन ना हो, उन्हें हम क्या कहते हैं? इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहते हैं। मुझे कोई एक दो एग्जांपल देना बेटा इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स के फटाक से। इन्हें बोलते हैं अकार्बनिक यौगिक, नाम से क्लियर है, जिसमें कार्बन नहीं है उसको हम इनऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं, अकार्बनिक यौगिक कहते हैं। जिसमें ये हाइड्रोजन कार्बन ना हो, कोई अदर एलिमेंट्स हो, कोई दूसरे तत्व आपस में जुड़कर कंपाउंड्स बना रहे यौगिक बना रहे तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल आप लिख लेना ऐसे कंपाउंड्स जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन नहीं होते हैं, इन्हें हम इनऑर्गेनिक कहते हैं। जैसे आपने केमिस्ट्री की ब्रांच पढ़ी होगी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, है ना? तो बच्चा इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स का एग्जांपल जैसे देखो कार्बन डाइऑक्साइड, क्या आपको इसके सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड, अब देखो होता क्या है हाइड्रोकार्बन के अंदर? हाइड्रोकार्बन के अंदर हाइड्रोजन कार्बन से नहीं जुड़ता है, ध्यान से समझना, हाइड्रोजन कार्बन से नहीं जुड़ा मिलेगा, कार्बन की प्रेजेंस हो सकती है। मैंने ये लिखा है देखो हाइड्रोकार्बन यानी हाइड्रोजन कार्बन आपस में नहीं जुड़े हुए होंगे लेकिन कार्बन हो सकता है। तो देखो कार्बन डाइऑक्साइड, इसमें कार्बन है लेकिन हाइड्रोजन नहीं है। ऐसे देखो कार्बन मोनोऑक्साइड CO, इसके अंदर कार्बन है लेकिन हाइड्रोजन नहीं है। तो ये क्या होंगे? ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स होंगे। तो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन जुड़े हुए होते हैं, हाइड्रोकार्बन्स या ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहते हैं। लेकिन बच्चों जिसमें सिर्फ कार्बन किसी दूसरे अदर एलिमेंट के साथ जुड़ा हुआ, जैसे ऑक्सीजन के साथ जुड़ गया है, ये जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ जुड़ गया है ना, CO जुड़ गया तो इसे कार्बन मोनोऑक्साइड कह दिया, तो ये इनऑर्गेनिक होंगे। आप कभी ये मत कर देना कि इसमें तो कार्बन है तो ये ऑर्गेनिक होगा, मैंने पढ़ा है नहीं, मैंने बताया ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में हाइड्रोजन कार्बन आपस में जुड़े हुए होने चाहिए, जबकि इनऑर्गेनिक कंपाउंड में हाइड्रोजन कार्बन आपस में नहीं जुड़े होते हैं, कार्बन की प्रेजेंस हो सकती है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, आगे बात समझ में? हाँ जी मैम। अब बच्चों मैंने कहा जो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं उनके अंदर हाइड्रोजन और कार्बन दोनों होते हैं, उनको हम हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं। अब केमिस्ट्री में अपवाद तो बहुत सारे होते हैं, तो इस लाइन का एक्सेप्शन कौन है वो लिखो। इस लाइन का अपवाद कौन है? अपवाद क्या होंगे बच्चों? जितने भी कार्बोनेट्स और बाइकार्बोनेट्स होते हैं, बहुत ध्यान से सुनना, जितने भी कार्बोनेट्स और दूसरे बाइकार्बोनेट्स होते हैं इनके अंदर हाइड्रोजन और कार्बन हो सकता है लेकिन फिर भी हम इनको ऑर्गेनिक कंपाउंड्स नहीं कहते हैं, फिर भी हम इनको हाइड्रोकार्बन नहीं कहते हैं। जैसे आपने पढ़ा होगा बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट का फॉर्मूला क्या होता है? NaHCO3। तो इसमें देखो कार्बन भी है हाइड्रोजन भी है, लेकिन इसके अंदर बाइकार्बोनेट है। कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट जो आपके कंपाउंड्स होते हैं, यौगिक होते हैं, उनको हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स या हाइड्रोकार्बन्स नहीं कहते हैं, जबकि उनके अंदर हाइड्रोजन और कार्बन होता है फिर भी नहीं कहते। तो अगर आपसे पूछ ले कि ऐसे कौन से यौगिक हैं जिसके अंदर हाइड्रोजन और कार्बन दोनों होता है, जिसके अंदर हाइड्रोजन कार्बन है फिर भी हम उसको हाइड्रोकार्बन नहीं कहते हैं, तो वो करके आना, वो कार्बोनेट्स होते हैं और बाइकार्बोनेट्स होते हैं। जैसे मैंने एग्जांपल दिया सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट को सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी कहते हैं, तो उसमें C भी है और उसमें H भी है, तो इनके अंदर कार्बन हाइड्रोजन होने के बावजूद भी आप इनको हाइड्रोकार्बन नहीं कह सकते। ठीक है बच्चों, तो हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं? जिसमें कार्बन हाइड्रोजन के साथ जुड़ा हो, लेकिन इसके अपवाद दो होते हैं, ये याद रखना है। और इन्हीं हाइड्रोकार्बन्स को हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स या कार्बनिक यौगिक कहते हैं। अब ऐसे कंपाउंड्स जिसमें कार्बन किसी दूसरे तत्व के साथ जुड़ा हो, हाइड्रोजन नहीं, ऑक्सीजन नाइट्रोजन किसी के साथ जुड़ा हो, तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहते हैं। और यहीं से केमिस्ट्री की दो ब्रांच बनी, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। अब बात करते हैं हमें कौन कौन से हाइड्रोकार्बन्स पढ़ने हैं। नोट डाल के पहले 2 पॉइंट लिखो। पहला कार्बनिक यौगिक कौन सा है जो इंसान के द्वारा लैब में बनाया गया? बताइए। फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड दैट वाज प्रिपेयर्ड बाय ए मैन इन ए लैबोरेटरी वाज, पहला कार्बनिक यौगिक जो लैब में इंसानों के द्वारा बनाया गया वो यूरिया होता है बच्चों। तो लिख दो फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब ऑर्गेनिक कंपाउंड थोड़ा बताऊंगी क्या होता है। फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड वाज प्रिपेयर्ड बाय आर्टिफिशियल तरीके से, वाज प्रिपेयर्ड बाय आर्टिफिशियल मेथड। आर्टिफिशियल का मतलब क्या होता है? जो इंसान ने बनाया। प्रथम, हिंदी में लिखो, पहला या प्रथम कार्बनिक यौगिक जो लैब में बनाया गया वो कौन सा है? लिख दीजिए, पहला कार्बनिक यौगिक यूरिया है। पहला कार्बनिक यौगिक यूरिया था जो इंसानों ने बनाया था। यौगिक कौन था? यूरिया, हिंदी में भी यूरिया लिखेंगे। फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड जो लैब में बनाया गया या आर्टिफिशियल तरीके से बनाया गया कौन सा था? वो यूरिया। आगे ऐसे लिख देना यूरिया। कब बना था? 1828 में। खैर ईयर नहीं आता है। किसने बनाया था यूरिया? फ्रेडरिक, किसने बनाया था? इसका तो आप लोगों ने याद कर ही रखा होगा, जो फ्रेडरिक वोलर है उन्होंने बनाया था। फ्रेडरिक वोलर, इन्होंने 1828 में यूरिया बनाया था। तो यूरिया वाज द फर्स्ट आर्टिफिशियल ऑर्गेनिक कंपाउंड दैट वाज प्रिपेयर्ड इन लैब, लैब बनाया था। ठीक है, अब कैसे बनाया था? किससे बनाया था? ये भी तो आपको याद करना पड़ेगा ना। अब बच्चों बताओ मुझे यूरिया का फॉर्मूला क्या होता है? यूरिया का फॉर्मूला होता है NH2CONH2। अब इस यूरिया के फॉर्मूले में देखो कार्बन है, हाँ हाइड्रोजन है, हाँ 4 हाइड्रोजन है, वो कार्बन है ना, तो ये क्या होगा? हाइड्रोकार्बन होगा। और हाइड्रोकार्बन का दूसरा नाम क्या होता है? ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड आर्टिफिशियल कौन सा हो गया? जो आर्टिफिशियल मतलब इंसान ने बनाया वो यूरिया। कैसा कैसे बना था? ये बेटा बना था अमोनियम साइनेट से, NH4CNO, इसे कहा जाता है अमोनियम साइनेट। अमोनियम साइनेट, हिंदी में सेम नाम है, मैं लिख देती हूँ फिर भी। तो फ्रेडरिक वोलर ने जो आपका यूरिया बनाया था वो किससे बनाया था? वो अमोनियम साइनेट से बनाया था। तो अमोनियम साइनेट से यूरिया बना था। कब बना था? सारी बातें याद रखना। ये आपको एरो लगा के नोट में पहला क्वेश्चन लिखना है। अब आ जाओ दूसरा। दूसरा नोट डाल के, नोट का मतलब होता है बहुत ज्यादा जरूरी क्वेश्चन भैया, एग्जाम में सीधा जो आता है और जो बार बार आता है वो बहुत बार आता है। यूरिया किसने बनाया, किससे बना, यूरिया कैसा कंपाउंड है, सारी बातें। नोट में दूसरा पॉइंट लिखो बेटा, जो कार्बन होता है ना, इस कार्बन के भी आइसोटोप होते हैं। जैसे मैंने आपको पढ़ाया होगा हाइड्रोजन के आइसोटोप्स, याद है? कौन कौन सा था? प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम, 1s1, 1s2, 1s3। अब मैं ये नहीं बताऊंगी आइसोटोप्स क्या होते हैं, बार बार बताऊंगी। कार्बन के भी 3 आइसोटोप होते हैं बेटा। कार्बन का चैप्टर पढ़ रहे हैं तो कार्बन के आइसोटोप्स के बारे में पता होना चाहिए। कार्बन के कितने समस्थानिक होते हैं? 3 होते हैं। नॉर्मली हम कार्बन को कैसे लिखते हैं? C सिंबल से, और एटॉमिक नंबर 6 होता है और एटॉमिक मास 12 होता है। लेकिन इसी कार्बन का, ये नॉर्मल कार्बन है आपका, इस कार्बन के 3 आइसोटोप होते हैं। कैसे रहते हैं? 6C, आप बोलोगे 12, तो पहला आइसोटोप हो गया। दूसरा आइसोटोप 6, 13, और तीसरा आइसोटोप होता है वो C14 होता है। तो कार्बन के 3 समस्थानिक होते हैं। कौन कौन से? कार्बन 12, कार्बन 13, कार्बन 14। ये देखो। अब आइसोटोप्स क्या होते हैं? जिनका एटॉमिक नंबर सेम हो लेकिन एटॉमिक मास डिफरेंट हो, एक ही एलिमेंट के। तो एलिमेंट सेम है, कार्बन कार्बन कार्बन, ये एटॉमिक नंबर देखो सेम है, परमाणु क्रमांक सेम है 6 6, लेकिन ये एटॉमिक मास देखो, इसका 12, इसका 13, इसका 14 है। एग्जाम में क्वेश्चन आता है कार्बन के कितने एलोट्रॉप है? 3। कौन कौन से? 12, 13, 14। ठीक है, अब सुनो मेरी बात ध्यान से। इन तीनों में से
ये वाला रेडियो एक्टिव आइसोटोप होता है। जैसे आप लोग मुझे बताओ, मैंने हाइड्रोजन का कौन सा आइसोटोप रेडियो एक्टिव पढ़ाया था? अब नाक नहीं कटवा देना मेरा, जल्दी से बताओ, हाइड्रोजन का कौन सा आइसोटोप था, कौन सा समस्थानिक था जो रेडियो एक्टिव या रेडियोधर्मी समस्थानिक बताया था मैंने? तो सही आंसर चाहिए मुझे आप लोगों से। अरे हाइड्रोजन के भी 3 आइसोटोप करवाए थे, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम। मैंने कहा था जो ट्रिटियम होता है वो हाइड्रोजन का रेडियो एक्टिव आइसोटोप होता है, याद है ना? ठीक है, ही कार्बन का ये जो होता है ना, कार्बन 14 6C14 है ना, ये रेडियो एक्टिव आइसोटोप होता है बेटा। और ये कहां काम में लिया जाता है, इसका यूज क्या है? ये कार्बन डेटिंग में काम आता है। कार्बन डेटिंग से हम क्या पता करते हैं? जो ऑर्गेनिक मैटर होता है, जो कार्बनिक पदार्थ होते हैं, जो फॉसिल्स होते हैं, उनकी आयु का पता करते हैं, उनकी आयु पता लगाते हैं। अरे कोई पेड़ है ना, या कोई कंकाल मिला हमें जमीन के नीचे दबा हुआ, अब ये कंकाल कितने दिन पुराना है, इसका पता लगाने के लिए कार्बन डेटिंग की जाती है। किसी इंसान ने मर्डर करके 10 साल पहले उसका बॉडी नीचे गाड़ दिया, अब वहां से मान लो उस खेत की खुदाई उदाई करी तो वहां से कंकाल मिले, अब ये कंकाल किसके हैं? हड़प्पा सभ्यता पढ़ी होगी ना आपने, उसमें कंकाल वगैरह पढ़े होंगे अपने हिस्ट्री के अंदर, तो ये कंकाल कितने साल पुराना है, ये पेड़ नीचे सड़ गया, गल गया, ये पेड़ कितने साल पहले गला सड़ा होगा। तो बच्चा इसी को हम कहते हैं कार्बन डेटिंग। मैंने एक बार आपको यूरेनियम डेटिंग पढ़ाया था, याद करो। कार्बन डेटिंग में हम किसकी आयु का पता लगाते हैं? आप बताओगे फॉसिल्स की। फॉसिल्स का मतलब होता है जीवाश्म, जो जीवाश्म होते हैं उनकी आयु का पता लगाते हैं। और दूसरा आप बताना, जितना भी ऑर्गेनिक मैटर होता है, ऑर्गेनिक मैटर का मतलब होता है कार्बनिक पदार्थ, उसकी आयु का पता करने के लिए, कार्बनिक पदार्थों की आयु और जीवाश्मों की आयु का पता लगाने के लिए हम जो प्रोसेस यूज करते हैं उसको कार्बन डेटिंग कहते हैं। और ये कार्बन डेटिंग में कौन सा आइसोटोप काम आता है? कार्बन का C14, क्योंकि ये रेडियो एक्टिव आइसोटोप होता है, ये रेडियोधर्मी आइसोटोप होता है। क्या मेरी बात आपको समझ में आई? कमेंट्स रिफ्रेश कर दूं? क्या मेरी बात आप लोगों को समझ में आई? आई कि नहीं आई? जल्दी बताओ। आगे तो ये नोट डालकर आपने 2 क्वेश्चंस लिख लिए हैं, लिख लिए होंगे। चलो अब चलते हैं आगे, अब चलते हैं आगे, वापस अपने चैप्टर पे आते हैं। मैंने आपको एक चीज देखो, अब अगली चीज समझाने से पहले आपको एक चीज जाननी है। बार बार नहीं बताऊंगी, कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है, कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है? 4। कार्बन 4 कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है, 4 सहसंयोजक बंध बनाता है, ये बार बार बताने वाली चीज नहीं है। कार्बन जहां भी होगा हमेशा अपनी वैलेंसी को सेटिस्फाइड करने के लिए 4 कोवेलेंट बॉन्ड, 4 सहसंयोजक बंध बनाएगा ही बनाएगा। ये बात मैं इसलिए बता रही हूं क्योंकि आगे की क्लास इसी से ही चलेगी। अल्लाह टाइम ही हो गया, तो बच्चा अब हम करेंगे हाइड्रोकार्बन्स कल की क्लास में। अब यहां से हमारा हाइड्रोकार्बन शुरू होगा बेटा। हाइड्रोकार्बन्स में एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, इनका फॉर्मूला, इनकी होमोलोगस सीरीज, सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये सारे आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं। फंक्शनल ग्रुप वगैरह ये सारे आपको करवाएंगे लेकिन कल की क्लास में। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्लास में। अब मुझे आपके कमेंट्स नहीं दिख रहे हैं क्योंकि पता नहीं मैंने रिफ्रेश किया उसके बाद कमेंट्स चले गए हैं। डाउनलोड ऑप्शन आ गया बेटा, है ना? ऐप को अपडेट कर लेना, डाउनलोड वीडियो हो जाएगा, डाउनलोड ऑप्शन इज रेडी। डाउनलोड कर लोगे आप तो डाउनलोड ऑप्शन को और आसान बना दिया टेक्निकल टीम ने, बहुत कम नेट में बहुत कम समय में आप डाउनलोड ऑप्शन यूज कर सकते हो।